निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह असम में स्थित है। नंबर 2, यह उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ा दलदली जंगल है। नंबर 3, पार्क में मुख्य रूप से अर्ध सदाबहार वन शामिल हैं। देखते हैं जो चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय और ऑयल इंडिया लिमिटेड इन दोनों संस्थाओं को निर्देशित कराया है कि पूर्वी असम के राष्ट्रीय उद्यान में 7 तेल कुओं की प्रस्तावित ड्रिलिंग की अनुमति किस आधार पर दी गई, ये पूछा गया है इनसे, जिस वजह से ये राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं कुछ। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। पार्क उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों और दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा हुआ है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण में डिब्रू नदी है इसके, उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी। इनके बीच में पड़ता है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा खारा दलदली जंगल है। खारा दलदली जंगल उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा। इसे राज्य सरकार द्वारा 1986 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था और बाद में 1999 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। यहाँ अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। और असम के अन्य कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं जो फेमस हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, ओरंग राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ये सब। तो डिब्रू सैखोवा इसमें चर्चा में है, इससे क्वेश्चन बनाया गया। तो ये असम में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी खारा दलदली जंगल है, ठीक है। और अर्ध सदाबहार के वन पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। कौन सा कथन सही है पूछे हैं, तो तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं। लोनार झील में स्थित है कहाँ? कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। देखते हैं तो ये क्यों चर्चा में है। इस वर्ष जून माह में महाराष्ट्र में स्थित, आंसर तो पता चल गया, महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया अस्थायी रूप से, जिस वजह से चर्चा में आ गई। कुछ समय के लिए ये झील गुलाबी हो गई और बाद में फिर इसका रंग सामान्य हो गया, जिस वजह से ये चर्चा में थी। झील के इस रंग परिवर्तन का वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन करा तो पाया कि इसके रंग परिवर्तन का कारण एक लवणता अनुकूलित बैक्टीरिया है, जो लवणता कम ज्यादा होने की स्थिति में इसमें घुलता और फिर हटता रहता है। क्या नाम दिया इन्होंने इसको? हेलोफिलिक आर्किया। ये बैक्टीरिया है हेलोफिलिक आर्किया या हेलो आर्किया। तो इसमें घुलने के कारण इसका रंग गुलाबी हो गया था। और ये जो निष्कर्ष निकाला गया है, ये एक इंस्टीट्यूट है, हमारे काम का नहीं है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आता है, पुणे में स्वायत्त संस्थान है। तो ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि लोनार झील चर्चा में थी, तो इसको केवल देखना है। लोनार झील क्या है? महाराष्ट्र के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील है तो आपको पता चल गया होगा इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? उल्का के गिरने से हुआ होगा। तो इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। बाकी ये अपने काम का नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्थित है, सी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पेंटिंग मधुबनी संबंधित है। बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से, केरल से। मधुबनी पेंटिंग फेमस है, आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ी होगी, आईएएस पीसीएस दोनों में इस पे प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी। तो अब क्यों चर्चा में? तो मधुबनी चित्रकारी वाले फेस मास्क, इनकी डिमांड बढ़ी है मार्केट में, तो जिस वजह से ये काफी चर्चा में है। मधुबनी पेंटिंग, ये मधुबनी चित्रकारी के फेस मास्क हैं, हमारे काम के नहीं है। हमारा काम का बस ये है कि किसी ना किसी कारण से मधुबनी चित्रकारी चर्चा में आई और ये मधुबनी कला फेमस है आईएएस पीसीएस के लिए। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ। मधुबनी का शाब्दिक अर्थ है मधु का वन अर्थात शहद का जंगल। यह लोक चित्रकारी की पुरानी शैली है जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण आदि में भी किया गया है। इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है, जिस कारण से इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकारी कहें या मिथिला चित्रकारी, वो एक ही बात है। मधुबनी चित्रों में परंपरागत रूप से उंगलियों, वृक्षों की छोटी छोटी टहनियों आदि का प्रयोग करा जाता है इसको बनाने। और इस चित्रकला की शैली में माचिस की तीलियां जैसी वस्तुओं का प्रयोग भी किया जाता है। शुरू में ये चित्रकारी केवल महिलाओं के द्वारा की जाती थी, लेकिन अभी से पुरुष भी करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध पेंटिंग मधुबनी संबंधित है बिहार से, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। इनकी मैचिंग करनी है, देखना है कौन कौन सही है। पहले देखते हैं चर्चा में क्या है। तो चर्चा में तो एक है, गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बाकी 3 ट्रेडिशनल लेके अंडर करंट का क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्यों चर्चा में है? तो इसकी तीसरी इकाई काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट AAPP3, इसकी तीसरी इकाई ने पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है। क्रांतिकता क्या होता है? क्रांतिकता से आशय उस अवस्था से होता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन में सतत विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया बनने लगती है। इसके बाद में ही एनर्जी बननी शुरू होती है, और जिस उद्देश्य से हमने उस परमाणु रिएक्टर को लगाया था, विद्युत निर्माण वो होना प्रारंभ होता है। तो KAPP3 में अब से आगे विद्युत निर्माण आरंभ हो जाएगा, जिस वजह से ये चर्चा में है। इसके बारे में और भी आप याद कर सकते हैं। स्वदेशी तकनीक से विकसित सबसे बड़ी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर ये KAPP3 भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई है, और साथ में दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर में ही सबसे बड़ा है ये AAPP3 को ध्यान रखेंगे। अगर इनका सही क्रम देखें तो कुडनकुलम तमिलनाडु में है, काफी चर्चा में रहता है, सबको पता होगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, क्वेश्चन में दिया गया है राजस्थान, तो वो गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र में है तारापुर। कैगा वाला कर्नाटक में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, और काकरापार वाला गुजरात में है। देखते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा। कुडनकुलम तमिलनाडु ठीक है, तारापुर राजस्थान गलत है, क्या आएगा? महाराष्ट्र। कैगा आंध्र प्रदेश गलत है, क्या आएगा? कर्नाटक। काकरापार गुजरात ठीक है। तो पूछा है सही चुने, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। गलत पूछा होता तो 2। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक है, इंडियन बुल फ्रॉग। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम, यहाँ संरक्षण भी आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है। इन अनुसूचियों पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है इंडियन बुल फ्रॉग। मानसून का मौसम है, और मानसून के मौसम में इनका प्रजनन काल शुरू होता है, जिस वजह से ये चर्चा में है। और इनका इस समय शिकार भी किया जा रहा है, जिस वजह से भी चर्चा में है। जो नर इंडियन बुल फ्रॉग होता है, वो मादा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये कुछ साउंड निकालता है, टर टर की आवाज, जिसकी वजह से शिकारियों को इसकी स्थिति का पता चल जाता है और इसका शिकार कर लिया जाता है। तो शिकार के कारण और इसका प्रजनन काल शुरू होने के कारण ये चर्चा में है इंडियन बुल फ्रॉग। यह न केवल भारत में बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक है। IUCN में इसे लीस्ट कंसर्न में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसे अनुसूची 4 में। इमेज है इसकी, आप देख सकते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मेंढक। इसके बारे में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मेंढक है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 4 में रखा गया है, ये भी ठीक है। सत्य कथन पूछे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ये क्विज आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।